दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। जिस तरह से तमाम समीकरण इस वक़्त बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या वाक़ई में ईरान खत्म हो जाएगा या फिर अपने आजू-बाजू वाले देशों को खत्म कर देगा? तमाम तरह की तस्वीरें चल रही हैं। ट्रंप यहाँ पर अपना वर्चस्व बना पाएँगे या फिर यहाँ ये परिस्थिति और ज़्यादा उलझती चली जाएगी और कई देश देश इसमें शामिल हो जाएँगे। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन भी अपने आजू-बाजू बहुत सारे देश हैं जिन पर नज़र रखे हुए हैं। भारत क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो अक्सर उसकी तो बात करते हैं। लेकिन ताइवान भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने फ़ोर्स का एक तस्वीरें मतलब सामने निकल के आई थी, जो खबर आई थी निकल के, तो खुद वहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी जो कि डिफेंस जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ना सिर्फ अपने देश की सीमाओं की जानकारी बल्कि विदेश कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर उनके अक्सर वो आते जाते रहे हैं और उनकी जानकारी भी वो रखते हैं और जो कूटनीतिक रिश्ते हैं इन पर उनकी महारत हासिल है इस मामले में। तो उन्हीं के साथ चर्चा करते हैं और इस बात को थोड़े आसान भाषा में समझते हुए चलते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में अब चल क्या रहा है और क्या चलने वाला है और ज्यादा। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप खुद ताइवान में इस वक्त मौजूद हैं और क्या ऐसा कहा जाए क्योंकि अचानक से पता लगता है कि अमेरिका एक ऐसे मूड में आ जाता है कि वो अटैक कर देता है इजराइल के थ्रू या जैसे भी हो। क्या चाइना भी इस तरह की कोई परिस्थिति कर सकता है? क्या इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है? क्योंकि चाइना से भी उनके एटॉमिक एनर्जी जो है इसके जो एक्सपर्ट हैं उनका एक स्टेटमेंट कुछ आया था कि हमें भी ऐसे मत समझिए, वी हैव ऑल दिस पावर, हम कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर आपको ईरान के संदर्भ में ये बात सुनाई दे रही है कि चाइना ऐसा कुछ कर सकता है, तो मुझे इस पर पूरा डाउट है, क्योंकि ये पिछला पुराना इतिहास रहा है और इतिहास के साथ जो चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ये कि उसने कभी भी अमेरिकी सेनाओं के साथ, अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस के साथ कोई पंगा लेने की कोशिश कभी नहीं की है। और चाइना ने, मैं आपको याद दिला दूं कि जब 1962 में भारत के ऊपर लड़ाई छेड़ी थी चाइना ने, तो 19 नवंबर की रात को जिस दिन पता चला था चाइना को कि जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की मदद मांगी है और उसके प्लेन वहां से रवाना हो चुके हैं, ठीक उसी रात चाइना ने अपना यहाँ से पूरा बोरिया बिस्तर समेट लिया था और उसकी फौजें जितनी भी अंदर भारत में आ गई थी वो वापस चली गई थी। तो चाइना अमेरिका के साथ कोई कोई भी फसाद, कोई और कम से कम मिलिट्री फसाद लेने के मूड में नहीं है। ये उसका पुराना रिकॉर्ड है और आज तक चीन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है किसी देश के साथ। जो आखिरी लड़ाई अगर किसको कह सकते हैं, वो बिल्कुल मलयुद्ध था जो गालवान में लड़ा गया था। उसमें उन्होंने अपने भालों का या फिर तार लगे हुए गदाओं का इस्तेमाल करके या भारतीय सैनिकों के साथ मलयुद्ध करके जो किया था। कोई ऐसी लड़ाई याद नहीं पड़ती चाइना ने किसी देश के साथ लड़ी है। तो इसलिए अगर कोई ये समझे कि चाइना इस अमेरिकी पोस्चरिंग का फायदा उठा सकता है, तो मुझे पूरा संदेह है इसमें। अच्छा सर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को आ रही हैं, किस तरह से स्थितियां एकदम से बिगड़ जाती हैं। लोग देख रहे हैं कि देखिए अभी तक तो इज़राइल तमाम विवादों से घिरा हुआ था, अब इज़राइल यहाँ शामिल हो जाता है, पहले वहाँ शामिल। क्या है एग्जैक्टली अगर हम इज़राइल को समझे कि क्या इतना क्या प्रॉब्लमैटिक हो रही है चीजें, या फिर वो एक माउथ पीस ही बना हुआ है इस तरह से पूरी तरह फ्रंट में आकर के अमेरिका के लिए लगा हुआ है? हमें पूरी टोटलिटी में आपको इसको पूरा देखना होगा। जैसे कि जी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना जनवरी में पारी शुरू की, तो उन्होंने एक पूरे घोषणा के साथ पारी शुरू की थी कि मैं पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ युद्ध है और जहाँ-जहाँ उसमें अमेरिका की भागीदारी है, उसको भागीदारी को समाप्त करूँगा और उन युद्ध को हम लोग बाहर लड़ाइयाँ नहीं लड़ना चाहते, हम अपने देश की इकोनॉमी संभालना चाहते हैं। वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था कि वो जैसे ही अमेरिका ये कहेगा कि हम लड़ना नहीं चाहते, तो यूक्रेन और रशिया की वार खत्म हो जाएगी। उनके हाथ खींचते ही ये सब पॉज़ बटन पे आ जाएगा और कुछ ही दिनों में वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन वो मिसकैलकुलेशन था उनका। मिसकैलकुलेशन ये है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को समझने में भूल की या फिर नाटो देशों में जो माइनस अमेरिका जो नाटो देश थे,
उनको समझने में भूल की। जब रूस ने 4 साल पहले जंग छेड़ी थी, वो शायद 23-24 फरवरी की रात थी 2022 की, तब सभी लोगों को लगता था कि ये 15-20 दिन की एक वॉर है, जो एक छोटा-सा ऑपरेशन है जो खत्म हो जाएगी। यूरोप के किसी भी देश को ये नहीं लगता था कि रूस इतने लंबी लड़ाई लड़ेगा और या लड़ाई लड़ेगा, उनको ये संदेह था। लेकिन आज की डेट में 4 साल बाद वो लड़ाई जारी है। बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे प्रयास किए कि उस लड़ाई को रोक दें। शांति का मसीहा बनने के सारे प्रयास जब डोनाल्ड ट्रंप के फेल हो गए, तो उन्होंने युद्ध का मसीहा बनने की ठानी। उनके पास 4 साल हैं और 4 साल उनके पास इतिहास रचने के लिए। एक उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है पहले, और अमेरिका के किसी भी व्यक्ति को 2 कार्यकाल मिलते हैं। इस दूसरे कार्यकाल में वो अपने आप को महान बनाना चाहते हैं, अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने पहला रवैया इकोनॉमिक फ्रंट पर अपनाया, जिसको टैरिफ टेररिज्म कहता हूं मैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने टैरिफ लगा के देखी, क्योंकि किसी भी देश की महानता या किसी भी देश की सुपर पावर 2 ही बातों पर निर्भर करती है। एक, वो इकोनॉमिक लिहाज से वो अपने आप को सुपर पावर साबित करे, या अपने आप को मिलिटरीली साबित करे कि उसकी जो मिलिट्री है वो कुछ भी कितनी ताकत है। धन और तो बल 2 ही ताकत होती है, धन बल और भुजबल। विचार बल वाले देश जैसे इंडिया हैं या कुछ और देश उसमें शामिल कर सकते हैं, यूरोप के देश शामिल कर सकते हैं, जर्मनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन विचार बल सुपर पावर नहीं बनता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को, जो उनका खुद मागा जो उनका नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर उनकी नजर थी। जब उनको लगा कि शांति उसका रास्ता नहीं है, तो उन्होंने हिंसा, युद्ध का रास्ता अपनाया, और ये रास्ता बहुत आसान भी है। उन्होंने वेनेजुएला में जो किया, मादुरो को, उनकी वाइफ को पकड़ के वो अमेरिका में ले आए, और बिल्कुल वो किसी भी इंटरनेशनल नियमों के रूप नहीं था, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी भी जगह जाके किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का गला पकड़ के अपने घर पे ले जा सकती है। दूसरी, जो उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कौन था? बाकी देश तो शांत थे। चाइना से उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने शांति की अपील की, अपने जितने भी दोस्त देश थे उन पे टैरिफ लगाई, और टैरिफ लगा के उनको दबा दिया। यूरोप के देशों को उन्होंने एक तरह से लगभग टैरिफ से ब्लैकमेल कर लिया। इवन जापान और ताइवान तक को उन्होंने टैरिफ से नहीं छोड़ा, और दुश्मन देशों को उन्होंने तारीफ करके अपने साथ ले लिया। ऐसे में क्या था? एक ही देश था उनके सामने बचा हुआ, वो ईरान। और वो ईरान जो अमेरिका की किसी भी सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और लोग कहते हैं कि ये अचानक क्यों हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अचानक हुआ है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के आखिरी प्रतिरोध के बिंदु को क्रश करने के लिए ये कार्रवाई की, और बहुत सक्सेसफुल कार्रवाई है। मैं इसमें, मुझे कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की सेना ने ये साबित किया है कि वो किसी भी देश के किसी भी छिपे हुए कितने भी उसके मिसाइल तंत्र हों, एयर डिफेंस हो, या कहीं भी वो उसके राष्ट्राध्यक्ष छुपे हों, उनको वो मारने की क्षमता रखते हैं। 1 घंटे 2 घंटे की कार्रवाई में अगर आयतुल्लाह खमेनेई और उनके जितने भी सेकंड रैंक लीडर थे, लगभग 48 लीडर थे, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर से लेके आईआरजीसी तक के उनके नेता थे, और सेना जिसको आर्तेश बोलते हैं ईरान में, उनके बड़े बड़े कमांडर थे। उन सबको 1 घंटे की कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने मार गिराया। और ये वो नेता हैं जो एयर डिफेंस शील्ड में बैठे हुए थे। ऐसी जगह उनके ठिकाने थे जहां तक पहुंचना मुश्किल था, नामुमकिन था। उस जगह जाके
बंकर बस्टर ब्रह्म हो या उनकी सारे ये डिफेंस सिस्टम हो। और ये बहुत आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोसाद से लेकर कई एयरबेस से इवन सैटेलाइट तक से उनकी निगरानी की गई और ये पता लगा कि कौन नेता कहाँ बैठा है, उसको पिन पॉइंटेडली अमेरिकी ऐसे सेना ऐसे ने, कैसे एग्जैक्टली उन्होंने उस लोकेशन पर जाकर के मैंने पिन कहा कम पॉइंट से कम करके 4 या 5 जगह से। और ये आपको कई सैटेलाइट जो वेबसाइट्स हैं इस समय उनके ब्यौरे आ रहे हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा भी सर्फ करें तो पता चलेगा कि किस किस जगह से अमेरिकी सैटेलाइट्स ने, उनकी आईज ऑफ डिफेंस ने उनको ट्रैक किया, यहाँ तक कि वो कितनी गहराई पर बैठे हुए नेता हैं उन सबको ट्रैक किया और ये पता लगाया कि इस समय खamenei कहाँ है, उनका दामाद कहाँ है, उनकी बेटी कहाँ है, उनका पोता कहाँ है, रक्षा मंत्री कहाँ है, IRGC का चीफ कहाँ है, सेना का प्रमुख कहाँ है। इन सबको ट्रैक करके अमेरिकी सेनाओं ने उन सबको एक साथ मार गिराया। इसको बहुत बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं और दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित की कि वो टैरिफ किंग जिसको डोनाल्ड ट्रंप, जिसको हम सिर्फ टैरिफ किंग बोलते हैं और उसकी धमकियां देता है, वो सिर्फ टैरिफ किंग नहीं है, वो अमेरिका की बेजोड़ सुपर पावर है और उससे कोई भी आप अगर कहें पंगा लेना ठीक नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि अमेरिका की अगर सुपर पावर साबित करनी है तो वो मिलिट्री पावर ही सबसे आसान रास्ता है, जो उन्होंने करके दिखाया है। जी। तो यहाँ पर ये तो चलो ये पूरा खेल खत्म हुआ, इसके आगे की खेल की क्या तस्वीर रहने वाली अभी है? खेल खत्म नहीं हुआ है, मतलब खamenei का अमेरिका खेल खत्म हुआ, लेकिन खेल खत्म खुद अमेरिका कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर मुझे इतना विश्वास क्यों है जब वो बोलते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमेसी वाली जुबान नहीं बोलता। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने मुंह कहा से, कि ये जो सरकार जो भी है इस तरह मतलब इनके माइंडसेट वाले, इसको खत्म करके रहेंगे। हाँ, दरअसल और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।